प्यारे साथियों, यह वही चैप्टर है जिसमें हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को अक्सर दिक्कत होती है, लेकिन आज से अब नहीं होगी और यह चैप्टर सबसे आसान लगेगा आपको, ये वादा है हमारा आपसे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज या इसे त्रिभुजों में समरूपता भी कह सकते हैं का पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पूरे नियम प्रमेय इत्यादि का परिचय भी जानेंगे एवं इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा के लिए जारी न्यू प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों को सीखेंगे भी। तो ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को पूरा देखिएगा तभी ना समझ में आएगा। तो विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक शुरू करने के पहले जाने लेते हैं इस अध्याय में आने वाली महत्वपूर्ण बातें जो सूत्र की तरह आपके लिए उपयोगी होंगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो यहीं से बन भी जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। महत्वपूर्ण बिंदु समरूपता। पहले अपन को जानना चाहिए कि समरूपता का आशय अर्थ क्या होता है। तो वे सभी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हो डिजाइन एक जैसी होनी चाहिए ना। तो वे सभी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो किंतु माप या उनकी परिमाप अलग अलग हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तथा यह गुण समरूपता कहलाता है। देखिए जरा, ये स्क्वायर बना है, वर्ग बना है, ये भी वर्ग बना है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, पर अंतर क्या दिख रहा है आपको, है ना। वर्ग तो है, अंतर ये दिख रहा है ना कि इसकी परिमाप, इसकी माप इसकी तुलना में अधिक है, मतलब इसकी परिमाप बड़ी है। डिजाइन तो एक है ना, तो इनका रूप एक सा हुआ, तो ये ऐसी आकृतियाँ क्या हुई, समरूप हुई। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये व्रत बना है, ये भी व्रत बना है, दोनों तो व्रत है, पर अंतर क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ देखिए, ये भी समबाहु त्रिभुज बना है, ये भी समबाहु त्रिभुज बना है, अंतर क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आप ऐसी आकृतियों को क्या कह सकते हैं, समरूप आकृतियाँ। यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। और ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह काहे का है, ये समरूपता का चिन्ह है। ठीक है, तो आपने समरूपता जान लिए। अब दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, उनके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। पहली शर्त है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त कि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक हों। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। पर सबसे पहले कथन, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हुआ त्रिभुज ABC, इसकी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा L जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेदित करती है, यही बात लिखी है। तो अगर ये इसके समांतर है तो क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी AD/DB और AE/EC होगा। यानी क्या हो कि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा एक भुजा के समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो बच गई दो भुजा ये और ये, तो इन भुजाओं को ये रेखा समान अनुपात में बांटेगी, यानी इतना टुकड़ा बटे इतना टुकड़ा बराबर इतना टुकड़ा बटे इतना टुकड़ा, यानी AD/DB, ये AD/DB बराबर AE/EC होगा। ये थेल्स। अब जस्ट इसी का विलोम, तो अभी और बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। थेल्स प्रमेय का विलोम समझिए। विलोम इस प्रकार है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, ये त्रिभुज यही है, किसी त्रिभुज में कोई रेखा, अब कोई रेखा बोले, समांतर नहीं बोले, कोई रेखा उसकी दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसको और इसको समान अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में रेखा L भुजा AB और CD को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि AD/DB बराबर AE/EC हो तो क्या होगा कि रेखा L समांतर होगी BC के। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होने भी अपन जल्दी से जाने लेते हैं। पांचवा पॉइंट कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये प्रमेय होता है, क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से जाना जाता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज ये है और ये है, अगर ये दोनों समरूप हैं
तो इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल ये लिख दिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। तो इनकी संगत भुजा AB की संगत क्या कहलाएगी PQ, BC की संगत क्या कहलाएगी QR, AC की संगत क्या कहलाएगी PR। तो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर छठवां पॉइंट, समरूप त्रिभुजों में परिमापों का अनुपात। जैसे यही दोनों त्रिभुज ले लें, अब हम इनकी परिमाप ले लें, इसकी परिमाप बटे इसकी परिमाप, तो उनकी परिमापों का अनुपात काय के बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी AB बटे PQ, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्ग है ना, क्षेत्रफल में आएगा वर्गों के अनुपात, परिमाप में आएगा सीधा सीधा भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। सातवां पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन लिखने के लिए भी आता है और इसका यूज भी करना होता है ना। क्या कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज दिया रहेगा पहले, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अगर कोण B 90 अंश है, तो 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग यानी हमारे चित्र में AC कर्ण है, तो AC का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन बची ये और ये, तो AC का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब जस्ट इसका विलोम देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में अब उल्टी बात रहेगी, यानी अगर ऐसा है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, ऐसा कहा जाएगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा स्वाभाविक यानी बड़ी भुजा हुई होगी, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी इतनी लाइन पहले दे दी गई, यदि इतना हो तो AC के सामने का कोण है ना, यानी पहली भुजा के सामने, पहली भुजा हमने काय की चर्चा की ना AC, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा समकोण होगा। फिर से याद दिला दूं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, समकोण दिया होगा तो ये अपन को कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कहना है। और विलोम में की बात करें अगर, तो विलोम में क्या होगा, ये लाइन पहले दी रहेगी, इसका यूज पहले होगा कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजाओं के सामने का कोण यानी इसके सामने का कोण समकोण होता है। इन्हें ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आपको एक एक प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न बैंक की क्वेश्चन। अंकों का विभाजन भी पहले जाने लेते हैं। इसमें देखिएगा एक अंक के दो क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, यानी इसमें आपको छोटे बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे। 7 अंक के प्रश्न आएंगे, एक 1 नंबर के 2, एक 2 नंबर का, एक 3 अंक का, टोटल 7 अंक। तो कुल मिलाकर के चैप्टर का आपको पूरा अच्छे से अध्ययन करना होगा। पहला सही विकल्प में लिखा है, अब देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को क्या कहा जाता है? देखिए पूरा वही आ गया ना, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दी जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। यही तो कथन है ना। तो पहले का उत्तर क्या आएगा, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ए। पहले का हो गया ए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम ये देखें कि बड़ी भुजा क्या है 12, ठीक है ना। तो यदि 12 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो इसके सामने का कोण 90 अंश होगा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने चित्र भी बना दिया है समझने के लिए आपको। तो बड़ी भुजा कौन सी कहलाई, 12, तो 12 का वर्ग आया 144। फिर अन्य दो भुजा कौन कौन सी बची थी, एक बची थी 6√3 और दूसरी बची थी 6। तो जब 6√3 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, 6 का वर्ग 36, इसमें गुणा किए तो 108 आ गया, 36 ये है, 108 में 36 जोड़ दिए तो कितना आ गया 144, और 12 का वर्ग 144 तो हुआ ना। तो हुआ ना कथन सत्य कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है।
तो बड़ी भुजा के सामने यानी AC के सामने बड़ी भुजा ये कहलाई ना, AC के सामने का कोण भी क्या होगा, समकोण 90 अंश होगा। तो इसका आंसर, दूसरे का आंसर आएगा C ये। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको भी हल करना पड़ेगा आपको। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है, हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC इस टाइप से, है ना। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है AB के, हमने एक लाइन खींच दी DE, ये AB के समांतर ये बना दिया। तो यहाँ पर आगे और क्या बातें दी गई हैं, यहाँ कहा गया कि यदि CD बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर कितना, EC यानी इतना, EC बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर BE बराबर कितना, BE का मान, ये BE का मान कितना, 6 सेंटीमीटर। तो कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा ना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा ये है, इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती, यानी इतने बटे इतने बराबर इतने बटे इतने। तो हमने यही लिख दिया यहाँ पर कि DE समांतर है BC AB के, इसलिए थेल्स प्रमेय से CD बटे DA बराबर CE बटे BE। अब हम इन सब के मान भर दीजिए। CD के मान ये है, DE का मान, DA का मान ज्ञात करना है, इतनी लिख रहे दिए। EC का मान 4 है और BE का मान 6 है। ये कट जाता है, काट दिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसमें क्या करें, तिर्यक गुणा कर दें अपन। तो DA में 2 का गुणा करेंगे तो 2DA हो जाएगा और 3 तिरका 9। अब हमें DA का मान ज्ञात करना है, 2 इसके बटे में जाएगा तो 9 बटे 2 यानी कि 9 का आधा 4.5 यानी 4.5। तो DA का मान होगा 4.5 यानी तीसरे का उत्तर होगा C। ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो क्या आएगा चौथे का उत्तर, समकोण। इसलिए हमने पहले आपको पूरे नियम सूत्र समझाए हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC हो गया, इसमें DE, ये हो गई DE समांतर है BC के। अब देखें इसमें लिखते जाएंगे। अब इसके बाद AD बराबर इतना टुकड़ा, AD बराबर x, DB बराबर कितना x माइनस 2 ये। अब AE बराबर कितना x प्लस 2 और EC बराबर कितना x माइनस 1। अब इसके आगे तो खुद आपसे बन ही जाएगा। लगा दें थेल्स प्रमेय, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये लगा दिए। सबका मान भर दीजिए। AD का मान ये, DB का मान यहाँ पर, AE का मान ये, EC का मान ये। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें करें, ये आ गया, इसका गुणा इसमें करें, ये आ गया। अब इसको हल करेंगे, x का x में x स्क्वायर हुआ, यहाँ गुणा हुआ तो x आ गया। यहाँ पर आप सर्व समीकरण लगा दीजिए, a ऋण b फिर a धन b, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x स्क्वायर कट गया, माइनस x बराबर -4, माइनस माइनस कट गया तो आ गया x बराबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B। ठीक है ना। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो आपने तो जान ही लिया ना क्या होंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। आपने पढ़ा ना अभी, समरूप होते हैं, तो इसमें आएगा समरूप। ठीक है। दूसरे में सभी वर्ग, ये भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपने देखा ही है, तो यहाँ आएगा समरूप। ठीक है ना। तीसरे में सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से, समद्विबाहु की समबाहु, भाई समबाहु जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, है ना, तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी आपने देखा ना कि सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर चौथा, दो समान कोणिक त्रिभुजों की, मतलब समान कोणिक यानी त्रिभुजों के कोण बराबर हैं। तो दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव बराबर होता है या समान होता है, तो इसमें आएगा समान। ठीक है। पांचवा देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो इसमें आएगा समांतर। ये भी आपने पढ़ा है ना थेल्स प्रमेय के विलोम में। देखते हैं अब सत्य असत्य। पहला में दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी और इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। हाँ, ये समरूपता का प्रतिबंध ही है, तो पहला कथन सत्य हुआ। दूसरा देखते हैं, यदि एक त्रिभुज के
दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण और एक क्रमशः दो कोण यानी मीन्स संगत कोण कह दिया तो बराबर हैं तो क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। जी हाँ, कोण कोण उपप्रमेय भी होता है जिसमें यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई दो संगत कोण बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये कथन भी सत्य है। फिर तीसरा देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यहाँ गड़बड़ हो गया, वर्गों के अंतर लिख दिया। योग होता तो कथन सही हो जाता, अंतर लिख दिया ना तो इसलिए कथन असत्य है, अंतर के बराबर नहीं होता। ठीक है, योग के बराबर होता है। चौथा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। जी हाँ, यही है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी कथन सत्य है। अब देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ लिखा है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु, बाहु नहीं लिखा, समबाहु नहीं लिखा, समद्विबाहु लिखा तो ये कथन असत्य है, यानी यहाँ पर सत्य सत्य तो नहीं लिखना, उत्तर लिखना है तो यहाँ लिखेंगे नहीं, इसमें आएगा नहीं, नहीं होते, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। फिर लिखा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, इसमें लिखेंगे आप हाँ। अब देखते हैं विद्यार्थी, पाँचवा, छठवा, सातवां वगैरह ये सभी प्रश्न इनको हल करना होगा तो समय कम लगे इसलिए हमने पहले हल कर लिया। अब आपको एक एक स्टेप समझा देते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, यदि कोई रेखा, ये रेखा हो गई, कोई रेखा एक त्रिभुज हो गया ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा ये BC के समांतर है, ये भी दिया है तो सिद्ध करना है AD बटे AB, फिर AE बटे AC, ये होगा कि नहीं, इसको सिद्ध करना है अपन को। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो लिखना पड़ता है दिया है, सिद्ध करना, ज़रूरत होती तो रचना, फिर उत्पत्ति, इन पॉइंट पर करना होता है। तो दिया है कैसे लिख सकते हैं, जो इसमें दी गई बातें लिखे ना, यहाँ से आपको आधा तो यही मिल जाएगा प्रश्न को। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में रेखा L, ये रेखा L काय को भुजा AB और AC को कहाँ पर D और E पर ये प्रतिच्छेद करती है। और क्या बात बताई गई है कि L रेखा, ये लिखा ना, ये समांतर लिखा, भुजा BC के समांतर है, यानी L समांतर है BC के। तो रेखा अगर L समांतर है BC के तो वही तो D और E बन जाती है ना, तो हम इसका आशा ये निकाल सकते हैं कि DE समांतर है BC के। तो आपने ये जान लिया कि ये लाइन इसके समांतर है। तो हमको अभी सिद्ध क्या करना है, पहले वो लिख दें, सिद्ध करना है, ये इसी में दिया है, ये लिख दिया, सिद्ध करना है। इतनी बातें समझ में आ गई। दिया है कहाँ से लिखना है, प्रश्न से लिखना है, सिद्ध करना भी प्रश्न से लिख देना है, चित्र प्रश्न के अनुरूप बना देना है। फिर उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति में कैसे करें, यहीं पर प्रमेय सिद्ध होगा। तो अभी आपने जान लिया कि दिया है में क्या आ गया था कि DE समांतर है BC की, ये तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं ना, थेल्स प्रमेय लगा देंगे इस त्रिभुज में, ये इसके समांतर है तो AD बटे DB और AE बटे EC होगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC थेल्स प्रमेय से। अब देखेंगे जो लाना है एक्चुअली वो है क्या, वो है AD बटे AB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन आई है उसमें देखें AD, तो AD है यहाँ पर, AE है यहाँ पर, ये चीज़ नहीं है। देखिए AB यहाँ गड़बड़ है, यहाँ AC, यहाँ पर EC है, यानी ये पद को अपन को नहीं चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो जिनको अपन को चाहिए उसको नीचे कर दें, यानी हम इसको पलटा दें। पलटा कैसे दें, जैसे अगर अंश को हर को अंश में कर दें, यानी ये ऊपर लिख दें और इसको नीचे कर दें। तो यही काम यहाँ करना पड़ेगा ना, हमने इसको पलटा दिया, कैसे कर दिए, DB ऊपर कर दिए और AD को नीचे कर दिए। तो यहाँ भी EC को ऊपर और AE को नीचे, क्यों, क्योंकि हमको देखें AD और AE चाहिए, तो जिसको चाहिए वो नीचे लिख दें, सुरक्षित रहेगा, हर सुरक्षित रहता है ऐसा करने में। तो हमने इस लाइन को ऐसा लिख दिया पलटा करके। अब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दें, यहाँ और यहाँ एक जोड़ सकते हैं। एक जोड़ने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पूरी भुजा बन जाएगी, देखिएगा कैसे। अब इसको LCM को हल करेंगे तो AD यहाँ जाएगा, DB प्लस AD का गुणा यहाँ होगा तो AD आ जाएगा, बटे में AD चलेगा। ऐसे यहाँ पर AC और यहाँ पर AE का गुणा हुआ, ये आ गया, बटे में AE तो चलेगा ही, ज्यों कहते हो, ठीक है। यानी इस लाइन के बाद ये आई।
अब यहाँ पर देखें, ये चित्र में देखें कि डी बी प्लस ए डी कितना होगा, डी बी ये, और ये देखिए डी बी ये है ना, डी बी प्लस ए डी, तो ये पूरी भुजा नहीं बन जाती है। तो इसकी जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, ए बी। और इसी प्रकार ई सी, ये ई सी ये हो गया, और ई सी में अगर इतना और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी पूरा बन जाएगा। तो इसकी जगह पर आ गया ए सी, ठीक है, इतना आया है ना। अब हमको जो लाना था वो देखें आ गया क्या, थोड़ी सी समस्या है, क्या है, ए डी के बटे ए बी लाना है। तो यहाँ पर देखें ए डी के बटे ए बी लाना है, और हमारे पास ए बी के बटे ए डी आए, तो इसको पलटा दें फिर से, इसको पलटा दिए तो इसको नीचे कर दें ऐसे, तो ए डी बटे ए बी हो गया, तो इसको भी पलटाना पड़ेगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये तो पलटा देंगे तो ये उत्तर आ गया, यानी यही सिद्ध करना था। छठवां क्वेश्चन, इसमें आकृति दी है चित्र में, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा, पेपर में भले दी है प्रश्न बैंक में, पर बनाना पड़ेगा। आकृति में पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर इतना दिया है, तथा एक बात और बताई गई कि पी एस टी, कोण पी एस टी हमने ये बना दिया है, इसलिए पी एस टी बराबर है का कि पी आर क्यू, जिस कोण को पढ़ना होता है उसको बीच में रखते हैं ना, जैसे हमको आर कोण को पढ़ना है तो पी आर क्यू ऐसा पढ़ेंगे, पी आर क्यू। तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये दी ही गई बात और ये दी गई है। तो सिद्ध करें कि यह त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं उसकी बराबर होनी चाहिए। दिया है क्या लिख देंगे, बहुत आसान है, देखें कितना सरल है। दिया है त्रिभुज में, ये दिया है ना इतना, ये लिख दिए, दिया है इतना, और क्या दिया है, ये दिया है, तो ये दोनों चीज़ हमने लिख दिया कि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में ये और ये। सिद्ध क्या करना है, ये लिखा है ना, सिद्ध करना है, ये लिख दिए, सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। उपपत्ति यहाँ पर हमें को सिद्ध करना होगा, तो चूंकि क्या दिया है, यहाँ देखें पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर इतना दिया है ना। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये देखें, ये समान अनुपात में बांट रही ना, ये इसको समान अनुपात में बांट रही, तो ये लाइन इसके समांतर होगी, यानी एस टी समांतर हो गए क्यू आर के, एस टी समांतर हो गए क्यू आर के, ठीक है ना। तो जब ये समांतर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा भाई, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी, जैसे हम यहाँ से ये ऐसा कर दिए, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो हम यही लिख दिया कि कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर। ये समीकरण एक बन गया। क्यों हुआ, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है ना, संगत कोण है, ये लिख दिया अपन ने। अब लेकिन दिया क्या था कि पी एस टी कोण, पी एस टी काय के बराबर था, पी आर क्यू के बराबर, ये दिया था, है ना। आप देखें ये भी पी एस टी का मान है, ये भी पी एस टी का मान है, तो ये समीकरण एक है, ये दो है भाई। तो जब ये दोनों एक ही बात है तो दोनों समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं कि जब इनके लेफ्ट और लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट और राइट साइड भी बराबर होंगे ना, यानी ये बराबर होगा इसके, हमने ये लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं। अब बात क्या निकल करके आ रही है कि ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर, यानी ये वाला पी क्यू आर, यानी ये कोण, ठीक है, ये फिर कोण पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये कोण बराबर हैं। तो आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, यानी इसके सामने की भुजा पी आर और इसके सामने की भुजा पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर होगी पी आर के, पी क्यू बराबर होगी पी आर के। हमने रीजन लिख दिया कि किसी त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो जब किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होंगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा ही, यानी ये भी सिद्ध हो गया। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7वां 8वां क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। आकृति ये बनी हुई है, आकृति में डी ई, ये डी ई समांतर है ई सी के। तो इसमें आकृति में दिया था कि 1.5 है, ये 3 है और ये 1 है, तो ई सी का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, थेल्स प्रमेय में चूंकि समांतर है ना, तो समांतर है तो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी इतना टुकड़ा बटे इतना टुकड़ा ये और इतना टुकड़ा बटे इतना टुकड़ा, हमने ये लिखा और ए डी का मान ये रख दिए, डी बी का मान ये रख दिए, ए ई का मान ये है, ई सी का ज्ञात करना है, नहीं मालूम, ये लिखे रहने दिए। अब यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, यानी 15/30 हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 हो गया। तिर्यक गुणा करें
इसका गुणा इसमें होगा तो EC आ गया, 2 का गुणा इसमें हुआ तो यानी EC बराबर 2। आंसर कितना सरल है, 8वां देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार है, हम चाहते कि 8वां आप कर लें। देखिए बिल्कुल सेम है, ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर ये समांतर रेखा है, यहाँ पर इसका मान दिया है, यहाँ पर इसका ज्ञात करना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, आप कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई दो सामने की भुजें समांतर होती, जैसे इसमें ये दोनों समांतर हैं, समलंब चतुर्भुज है। इसमें बता भी दिया गया कि AB समांतर है DC के, ठीक है, तथा इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और अपन को फिर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AO, ये AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये सिद्ध करना है। आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, थोड़ी आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। आधी बात है तो यहीं से मिल जाएंगी। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, दिया है ना ये, जिसमें ये समांतर है, ये लिख दिए, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, आधी बातें तो लिख दिए ना यहीं से। फिर सिद्ध क्या करना है, ये लिख दिए, ठीक है, इतना सिद्ध करना है। रचना, इसको हमको अलग से मन से करना पड़ा। क्या किए हैं रचना में, जिसको रचना में करते हैं उसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। O से यहाँ ये समांतर खींचे हैं, यानी बिंदु O से OE समांतर खींचा है, काय के, ये CD के, इसके समांतर खींचे, यानी ये लाइन इसके समांतर है, ठीक। उपपत्ति, उपपत्ति में प्रमेय सिद्ध होता है, तो उपपत्ति में देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ADC में, ADC में, अब इसमें ADC में कौन सी लाइन समांतर है, ADC में ये लाइन इसके समांतर है। आपको यहाँ समझने में दिक्कत ना जाए इसलिए मैं इस वाले भाग को, इतने वाले भाग को अलग करके यहाँ बना देता हूँ। आपको नहीं बनाना है, समझने के लिए बना रहा हूँ। ADC ये वाला भाग लिए, इसमें ये लाइन हमने बना दी है यहाँ पर। अब ये इसके समांतर है, तो भाई जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा ना कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, हमने ये लगा दिया, समीकरण नंबर 1 डल गया। अब अपन को त्रिभुज ABD में चलना है, कौन से में, ABD, इस त्रिभुज में चलना है। तो यहाँ पर ABD में भी यही लाइन समांतर होगी, किसके, इसके समांतर होगी। आपको फिर आसानी जाए तो मैं इतना टुकड़ा अलग बना करके बता रहा हूँ यहाँ पर कि ABD में OE समांतर है, काय के, इसके, तो यहाँ भी इतने बटे इतने होगा, हमने वही यहाँ पर लिख दिया। और ये लाइन इसके समांतर क्यों है, उसका रीजन भी लिखा है कि AB समांतर थी CD के, ये दिया था, देखें यहाँ पर दिया है, हम लिखा है AB समांतर है CD की ये। और अपन ने रचना में क्या माना कि OE समांतर है CD के, तो कुल मिलाकर के ये तीनों लाइन 1 2 3, ये तीनों लाइन समांतर हुई ना आपस में, ये तो समांतर है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। तो जब समांतर है तो समानानुपात में बांटेगी, यानी AE बटे ED बराबर BO बटे OD, ये लिखा अपन ने। अब समीकरण 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखें, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखें, दोनों बराबर तो राइट और राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से ये और ये बराबर हो गया। अब जब इतना बराबर हो गया, हमको जो लाना है वो देखें तो अब आ ही जाएगा ना, क्योंकि क्या करना है हमको, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास आया AO बटे CO, जबकि हमको लाना था AO के बटे में BO, तो इसके बटे ये कर दें और इसके बटे ये कर दें, तो इसके बटे ये किया, ये आ गया, इसके बटे किया, ये आ गया, यही सिद्ध करना था। कितना आसान है, देखने में आपको ज़रूर कठिन लग रहा होगा, एक बार और अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। 10वां क्वेश्चन, इसमें यह आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति, इसमें कहा गया है इस आकृति में कि AD, ये वाली रेखा AD लंब है, काय पर, BC पर लंब है। तो अपन को सिद्ध करने के लिए कहा है कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC², ये सिद्ध करना है। चलिए इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो दिया है तो दिया क्या है लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में क्या चीज़, AD लंब है BC पर, ये सवाल ही में लिखा है इतना। सिद्ध क्या करना है, ये लाइन सिद्ध करनी है, ये लिख दिए। उपपत्ति, अब उपपत्ति में यहाँ देखते हैं, चूँकि AD लंब है इस पर, तो ये एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। तो एक बार आप इसमें चलना है, एक बार इसमें चलना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, सिद्ध हो जाएगा। कैसे, चूँकि AD लंब है BC पर,
इसलिए त्रिभुज ADC हमने अलग से भी बना दिया। ADC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज होगा और कोण D समकोण होगा। क्यों समकोण होगा, क्योंकि ये लंब था तो यहाँ समकोण होगा। जब ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, ये इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा कौन सी बची, AD, तो AD प्लस CD का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए। सेम यही कार्य अपन को अब दूसरे त्रिभुज में ADB में करना है। ADB में हमने अलग से बना दिया ADB में। तो अब कर्ण ये होगा, लंब आधार ये होंगे, इनका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग। ये लगाए, समीकरण 1 बना, ये 2 बना। अब जो लाना है उस पर गौर करते हैं। तो जो लाना है इसमें देखें कौन कौन से पद आए हैं। यहाँ देखें AB² की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं AC² है, AC² की भी ज़रूरत पड़ेगी। AC ये दोनों पद चाहिए, ठीक है ना। और देखें CD की भी ज़रूरत पड़ेगी और BD की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए, है ना। तो AD को हमको कैंसिल करना होगा। तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दें अगर, तो AD कट जाएंगे। और 2 में 1 को ही क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि AB² पहले लिखना है अपन को ना, तो ये पहले आ जाएगा। तो इसलिए हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया, यानी इसमें इसको घटा रहे हैं। तो ये माइनस ये, फिर इसके बराबर ये पूरा लिखे, फिर माइनस ये पूरा लिखना है। लेकिन जब माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस होगा। AD² कट गया, इतना बचा हुआ, ठीक है। अब जब ये लाइन आ गई है तो आप पक्षांतर करें। AB² ज्यों का त्यों लिखे रहेंगे। CD² यहाँ आया तो प्लस का हो गया, BD² अपनी जगह पर है, AC² यहाँ गया तो ये हो गया प्लस का। यही सिद्ध करना था। आसान लगा होगा आपको। अब देखते हैं 11वां और 12वां क्वेश्चन, दोनों पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं, बहुत ही सरल हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपको बहुत आसानी जाएगी। लिखा है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी खिड़की तक जाता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। बस इतनी सी कहानी है कि यहाँ पर समझ लो दीवार है, दीवार के ऊपरी भाग पर यहाँ पर खिड़की है, ठीक है। और ये सीढ़ी है जो तिरछी झुकी हुई है सीढ़ी है। तो सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ से कितनी दूरी पर जाता है, 2.5 की दूरी पर जाता है। और खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, 6 मीटर की ऊंचाई पर है। हमने इसको पढ़ करके ये चित्र बना दिया। पूछा क्या है भाई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये भुजा दी है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये इसका मान ये भर दिए, इसका मान ये भर दिए जो दिया था। 6 का वर्ग 36, इसका वर्ग करने पर इतना आया। इन दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया 42.25। इसका रूट आप निकालेंगे तो 6.5 मीटर, यानी इस प्रकार सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर है। बहुत आसान है। जब इसको आपने समझ लिए हैं तो 12वां क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। यहाँ पर क्या दिया है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी। यहाँ सीढ़ी की लंबाई दी है 10 मीटर लंबी सीढ़ी। लिखा है भूमि से 8 मीटर ऊंचाई खिड़की तक जाती, ये भी दे दिया। तो क्या पूछा है, ये आधार पूछा है इसमें कि निचला सिरा कितने दूर पर है। तो निचला सिरा कितनी दूरी पर है, तो हमको यानी BC का मान ज्ञात करना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाए, हमने मान भर दिया। AC का मान कितना, 10, AB का मान कितना, 8, BC का मान नहीं मालूम, रहने दें। अब BC का मान ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतर यहाँ कर देंगे। तो 10 का वर्ग 100 हुआ, 8 का वर्ग हुआ 64, ये ठीक है। अब 100 में से 64 गया, 36 बचा। 36 का रूट निकालेंगे ना, वर्ग हटेगा तो सामने क्या आ जाता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल, ये वर्ग हटा तो सामने क्या आ गया, वर्गमूल। ये अब 36 का वर्गमूल हुआ 6, यानी कि निचले सिरे की दूरी होगी 6 मीटर। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। इस टाइप के सवाल आसान होते हैं। 13वां क्वेश्चन विद्यार्थियों देखते हैं। ये भी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, बहुत आसान है। इसका आप चित्र बस समझ लीजिए। लिखा हुआ है 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे। ये खंभा हो गया, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, इस टाइप से ऊर्ध्वाधर खंभा, ये ठीक है। ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर एक तार बंधा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे पर, यहाँ कोई खूंटा होगा उस पर जुड़ा हुआ है। अब खंभे के आधार से खूंटे को
कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ये तार जो खिंचा हुआ रहे इसके वहाँ पे, क्योंकि पास में गाड़ेंगे तो ये तार ऐसा लूम लेकर के ऐसा आ जाएगा। तो प्रश्न यही पूछा है कि कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार खिंचा रहे। तो भाई यदि तार को खींच करके गाड़ना है तो ऐसी स्थिति पर त्रिभुज कैसा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर 90 अंश होगा तो ये वाला कारण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। ये तार की लंबाई दी है ना, क्यों यहाँ पर देखें ना 24 मीटर ये, और ये खंभे की ऊंचाई भी दी है 18 मीटर। तो दूरी भर तो ज्ञात करना है ना। सेम वैसा ही सवाल है, आप कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। 14वां क्वेश्चन लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो दर्शाइए कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD, जो आपने अभी एक प्रश्न किया है ना इसके पहले, खूब पहले, तो बिल्कुल सेम चित्र ऐसा बना था। आपको लग रहा होगा कि सर वही क्वेश्चन फिर से आ गया, नहीं, ये उसका विलोम है। उसमें समलंब चतुर्भुज दिया था और इसमें अपन को समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। सेम है यह क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि उस टाइप का आपने एक क्वेश्चन समझ लिया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से टैली करके पढ़ेंगे समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। हमने छोटी छोटी बातें पूरी समझा दी गई हैं। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो? अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस अध्याय से कोई भय नहीं होगा और आपने इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सीख ही लिए हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर समरूप त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित 2 वीडियो होंगे, उनको देख लीजिएगा। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा और उनको सीख लीजिएगा। और हम आखिरी में एंड स्क्रीन पर और यहाँ पर जो आई बटन पर है उस पर भी हम लगा देते हैं, तो इन वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज चैनल पे यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और हाँ, प्लीज़ एक बात और कि अपने दोस्तों तक भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यह लाभ मिल सके और सभी अच्छे नंबर से बोर्ड परीक्षा में पास हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले फिर इसी प्रकार के किसी अन्य उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।